बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत और मुख्तलिफ जो मामलात हैं उससे मुतलिक हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है। यानी राहुल गांधी अब मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? अगरचे वायनाड से मेंबर पार्लियामेंट बन के आए थे साल 2019 के अंदर राहुल गांधी, तो फिर क्या वजह हुई कि आज उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है? आपको बताते चले कि जहां कल राहुल गांधी को सूरत गुजरात की एक निचली अदालत ने यह कहकर मुजरिम करार दिया था कि उन्होंने साल 2019 में मोदी का सरनेम या नरेंद्र मोदी का सरनेम इस्तेमाल करके जुर्म किया है। वहीं आज लोकसभा सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी एक ऑर्डर में राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत को खत्म कर दिया गया है। याद रहे कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट बने थे। खता क्या है राहुल गांधी की? वो ये है कि साल 2019 में उन्होंने एक रैली के दौरान कहा था, यानी उन पर यह इल्जाम है कि यह इल्जाम क्या, अब ये कोर्ट ने प्रूव भी किया है कि साल 2019 में उन्होंने एक रैली के दौरान कहा था कि इन चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है, और फिर आगे नाम लिया था नीरव मोदी का, ललित मोदी का, नरेंद्र मोदी का, और ये तीन नाम राहुल गांधी ने बताया था कि ये चोर हैं, और फिर कहा कि ये चोरी मोदी ही क्यों करते हैं। तो इस तरह का सवाल उन्होंने उठाया था, और उसके बाद सूरत की एक निचली अदालत में गुजरात से ताल्लुक रखने वाले एक असेंबली मेंबर ने हद की इज्जत की जो केस है वो राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया, और फिर कल ही उस अदालत की जानिब से जब डिसीजन आया तो उस डिसीजन में राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। और जब राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई तो उसके फौरन बाद ही अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट की जानिब से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। राहुल गांधी के डिस्क्वालीफाई होने के बाद पूरे मुल्क के अंदर सियासत काफी गर्म हो गई है, और जो अपोजिशन जमाते हैं वो इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। बाज लोग ये भी कहते हैं कि इमरजेंसी के दौर में भी हमने इस तरह की चीजें नहीं देखी हैं। बाज लोग ये भी कहते हैं कि ये तानाशाही दौर है। लेकिन जो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट है, उन्होंने कानून का हवाला देते हुए कहा है कि जब किसी पर जुर्म साबित होता है तो उसके बाद उसकी रुकनियत खत्म की जाती है। तो इस तरह से राहुल गांधी भी उन लोगों में शुमार हो गए हैं जिनकी रुकनियत ये कहकर खत्म की गई है कि उनके खिलाफ जुर्म साबित हुआ है, यानी जो उन पर इल्जाम था वो साबित हो गया है और उस इल्जाम ने जुर्म की सूरत इख्तियार की। राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के जो डिसीजंस आए हैं उस पर अब पूरे मुल्क के अंदर सियासी गहमागहमी बढ़ रही है। राहुल गांधी के कल के डिसीजन के खिलाफ ही अगरचे आज मुल्क भर में कांग्रेस के लीडरान की जानिब से एहतजाज भी किया गया है और इसे जमहूरियत पर वार करार दिया गया, जमहूरियत पर जो है निशाना बनाने की बात की गई है। वहीं पर जम्मू के अंदर भी आज कांग्रेस पार्टी के लीडरान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा हुआ। हालांकि ये खामोश एहतजाजी मुजाहरा हुआ, और इस एहतजाज में हमने देखा कि कांग्रेस के लीडरान की जानिब से कोई ज्यादा नाराबाजी भी की नहीं गई, बल्कि अनोखा एहतजाज इस एतबार से था कि अपने मुंह पर अपने चेहरों को ब्लैक पट्टियों से उन्होंने बांधा हुआ था। यानी जितने भी कांग्रेस के लीडरान थे उन्होंने अपने चेहरे को, अपने मुंह को ब्लैक यानी काली पट्टियों से बांधा हुआ था। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज के साथ या मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए वकार सुरवानी जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, इसलिए हमने मुंह पर काला कपड़ा लगाया है, काली पट्टियां हमने बांधी है, यहां बोलने की कोई इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों को यह एहतजाज करके बताना चाहते हैं कि जो लोग मुल्क को लूट कर भाग गए हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मुतल्लिक आवाज उठाने पर हमें सजा दी जा रही है। यानी उनका कहना था कि राहुल गांधी को जो ये सजा दी गई है ये उसी की सजा है।
मुल्क में डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। आज जो हमने काले कपड़े मुंह पे रखे हैं, इस मुल्क में डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। आज जो हमने काले कपड़े मुंह पे रखे हैं, उसकी यही अक्कासी है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, बोलने की इजाजत नहीं है। इसलिए आज हम बोलेंगे कुछ नहीं, खाली अपना मुंह काले कपड़े से बंद करके मुल्क के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग जो हिंदुस्तान को लूट के चले गए, बाहर के मुल्क सारा धन लूट के चले गए, अगर हम आवाज उठाएं किसी भी मसले के खिलाफ तो लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, लोगों को जेलों में बंद किया जाएगा। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस मुल्क में है, उसी के खिलाफ हम आज यहाँ पे बैठे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँ। वकार रसूल वानी कहते हैं कि मुल्क के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, ये कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज कहते हैं। लेकिन सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी इस बात को लेकर इन्हें राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। तारिगामी ने कहा कि यह जमहूरियत पर एक बड़ी चोट है, यह जमहूरियत की रूह पर एक बड़ी चोट है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैंने इमरजेंसी को भी देखा, जेल भी देखे, तानाशाही के कई इकदाम भी देखे, लेकिन इस कदर हाकिमों के सप्पू में डेस्परेशन हो ऐसा पहली बार देख रहा हूं, ये तारिगामी साहब कहते हैं। तारिगामी ने यह भी कहा कि अवाम से मेरी गुजारिश है कि राहुल गांधी की रुकनीत खत्म करने के इस मामले को अलग थलग करके ना देखा जाए, बल्कि यह जमहूरियत पर एक बड़ी चोट है। माना कि इस सरकार के पास मुखालिफ आवाज डिसेंट सुनने की ताकत नहीं है, लेकिन ऐसी उजरत भी मैंने तवक्का नहीं की थी, ये तारिगामी कहते हैं। मेरी नजर में ये एक बड़ी चोट है पार्लिमानी उमूर पर और जमहूरियत की रूह पर। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इमरजेंसी को भी देखा, मैं जेल में रहा और कई इक़दाम देखे जो तानाशाही से उनको ताबीर किया जाए तो मुनासिब होगा, लेकिन इस कदर डेस्परेशन हो हाकिमों में, हाकिमों की सफ़ों में कि कानून, ज़ाबितों और किसी चीज़ की परवाह किए बिना बैक जंबिश कलम अवाम के मंडेट को, एक लीडर के मंडेट को खत्म किया। और मेरी राय में पूरे अवाम से मेरी यही गुजारिश है कि इसको अलग थलग एक वारदात से ताबीर ना किया जाए। एक लीडर के हुकूक पर हमले से ताबीर करना मुनासिब नहीं, ये हमला है, बल्कि ये बेखुनी की तरफ एक कदम है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। हमारे अवाम बखूबी जानते हैं ये तारीख का एक पड़ाव है जिससे गुजरना है, और एक साथ मिलकर जमहूरियत के हक में, पार्लिमानी कदरों के बारे में जो भी ज़ाबिते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके दिफा में। इधर संजय सराफ लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर भी सामने आ गए और उन्होंने भी राहुल गांधी के मामले पर जो है अपना नुक्ते नजर रखा और उन्होंने कहा कि ये चूंकि अदालत का फैसला है, इसमें आम इंसान क्या कर सकता है। और उन्होंने फिर राहुल गांधी पर कई तरह के इल्जामात भी लगाए। उन्होंने कहा कि वैसे राहुल गांधी को हमने कश्मीर में बहुत इज्जत दी है, ताहम उन्होंने कश्मीर से मुतल्लिक सिर्फ मिलिटेंसी और असमत रेजी के अल्फाज ही इस्तेमाल किए हैं। क्या हम यहाँ पर सारे मिलिटेंट हैं? क्या हम सब यहाँ रेपिस्ट हैं? ये इस तरह के सवाल था संजय सराफ का। लेकिन उन्होंने कहा कि वैसे इस तरह के मामलात, यानी जो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्होंने कहा कि वैसे इस तरह के मामलात इससे कबल भी सामने आए हैं, बल्कि यह आइंदा संभलने की एक कोशिश होनी चाहिए राहुल गांधी के लिए।
तो इस तरह से उन्होंने इस फैसले का वेलकम किया है। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। ये ऑनरेबल जज का अच्छा नहीं लगता किसी पॉलिटिकल आदमी को ऐसा किया जाए, लेकिन जो ऑनरेबल जज का जजमेंट है उसमें नोबडी कैन चैलेंज। आई थिंक ही शुड चैलेंज इन हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है, बट जो ऑनरेबल कोर्ट में, यहाँ मेरा भी मेंबर पार्लियामेंट आज से 15 साल पहले किसी चीज में वो भी जब इन्वॉल्व हो गया था, उसको भी कोर्ट ने जब बाहर किया था तो वो बेचारा भी अपनी सीट छोड़ा था, सोनिया जी ने एक बार छोड़ा था। तो इसमें कोई ऐसी बात आई डोंट फील कि इस चीज को हम लोग ज्यादा ले ले। हाँ, इससे एक चीज है कि नाज़रीन, मुल्क के अंदर ईडी और दीगर एजेंसियां जो अपोजिशन लीडरान पर उनका काफिया तंगी हुई है, उस पर अपोजिशन की जो जमातें हैं, कांग्रेस की सदारत में या कांग्रेस की क़यादत में 14 सियासी जमातों ने एक पिटीशन दायर की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें कहा गया है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है अपोजिशन पार्टियों पर। और इसी को लेकर कविंदर गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के लीडर हैं और साबिका नायब वज़ीर आला भी हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का कहना था कि जिन जमातों के लीडरान ने यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, दरअसल इन जमातों के लीडरान किसी न किसी स्कैंडल में शामिल हैं, इसीलिए सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह दरख्वास्त दी हुई है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की क़यादत में 14 सियासी जमातों की तरफ से दायर की गई अर्जी की समाअत करने पर इफाक भी किया है, जिसमें मरकजी हुकूमत की तरफ से अपोजिशन लीडरान की गिरफ्तारी में ईडी और सीबीआई की मनमानी इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। दरख्वास्त की समाअत अब 5 अप्रैल को होगी, यानी इसे एक्सेप्ट किया गया है कोर्ट की जानिब से। हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें किसी भी तनकीद को दबाने के लिए हुकूमत पर मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगा रही है। जैसे इससे पहले भी हमने देखा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत खत्म हो गई है। तारिक आमिर ने कहा कि जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचाया गया है। बाज लीडरान या सभी लीडरान जो अपोजिशन की जमातें, वो ये कहते हैं कि हमें बात करने की इजाजत तक नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर हमने बीजेपी की मुखालफत की है तो उन्हें ईडी पीछे लगा दी जाती है, उन्हें सीबीआई पीछे दौड़ा दी जाती है। तो उसी मामले को लेकर अब अपोजिशन जमातों जो 14 सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त की सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख भी लगाई है। लेकिन नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता कहते हैं कि जिन जमातों के लीडरान ने यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, दरअसल इन जमातों के लीडरान किसी न किसी स्कैंडल में शामिल है, इसलिए सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देश की 14 तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, जिसमें ईडी और सीबीआई को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, ये वही पार्टियां हैं जिनके नेता कहीं ना कहीं किसी अपराध में फंसे हुए हैं। खास करके कांग्रेस भी इसमें शामिल है। ये सभी एक दूसरे का सहारा लेकर के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बाद की बात है, लेकिन अपने आप को सुधारना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तमाम नेता किसी ना किसी गलत में, कोई टेरर फंडिंग में, कोई दूसरे चक्कर में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर आज कितनावां रोज़ा है और कब से रमज़ान शुरू हुआ है, इस पर पहले ही एक डिबेट शुरू हो चुकी है। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर की जानिब से पहले कहा गया था कि जुम्मे से पहला रोज़ा होगा, और पूरे इंडिया के अंदर जुम्मा को ही पहला रोज़ा तस्वुर किया गया है। लेकिन आपको याद ही होगा कि कश्मीर के अंदर जो मजमूई आबादी है, वो कल से ही, यानी जुमेरात से ही उन्होंने माह रमज़ान को तस्वुर किया है, कल से ही रोज़ा भी रखा है। लेकिन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से कहा गया था कि वो अपनी रुयत हिलाल कमेटी बनाएंगे, तो उस पर गुलाम रसूल हामी, जो कि कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने अगर कहा है कि वो अपना रुयत हिलाल कमेटी बनाएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, रुयत हिलाल कमेटी बनेगी तो उन्हें सारे वो वसाइल दस्तयाब होने चाहिए जो एक रुयत हिलाल कमेटी को होते हैं। हर मुल्क में फलकियाती निज़ाम चलाने वाले उलमा को ताउन करते हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ये गुलाम रसूल हामी ने कहा है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मजमूई आबादी है वो आज दूसरा रोज़ा जो है रखे हुए हैं।
मेरा ये मानना है कि उलमाए किराम को, ये देखो वक्फ बोर्ड एक इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर वो कुछ कदम उठाना चाहते हैं तो वो उनका अपना निजी मामला या मसला होगा, लेकिन ये सीधी सी बात है, अगर रोहित हिलाल कमेटी बनेगी और उनके पास वो सारे इक्विपमेंट होंगे जो जदीद ज़ाविया और तकाज़ों को फुलफिल करके ही चांद को देखने का जो पूरी दुनिया में एक निज़ाम है उस चीज़ को पूरा करें, तो हिलाल कमेटी, रोहित कमेटी बनाने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा इसमें यह भी नज़रिया है कि एक बड़ी जो एशिया में जो अलग अलग मुल्क है, हर मुल्क का अपना अपना एक नज़रिया होता है इस बारे में कि जो वहाँ का फल्कियाती निज़ाम चलाते हैं, जैसे डिपार्टमेंट बहुत सारी डील करते हैं, यहाँ पर भी अगर एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा यकीनी तौर जो उलमाए किराम को बाज़ाब्ता तौर वो सारी इक्विपमेंट्स फराहम करेंगे जिनसे वो देखेंगे यहाँ रोहित कमेटी ऐसी मर्ज वजूद में आ जाएगी, उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन वो खालिसतन दीन के लिए होनी चाहिए, सियासत के लिए नहीं होनी चाहिए। उधर शोपियां के अंदर आज एक फिश फार्म में लाखों रुपए मालियत की जो मछलियां हैं वो मर गई हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मेवा बागात में जो दवापाशी के बाद अद्वियात के कंटेनर नदी नालों में दोहे जाते हैं उससे ही ये मछलियां मर जाती हैं, और यहाँ पर भी ये वाक़ा उसी से वाक़ा हुआ है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि महकमा फिशरीज के जिम्मेदारों की अपील भी है कि ज़मींदार अद्वियात वाले कंटेनर बराह रास्त नदी में ना धोएं और साथ ही साथ बची कुछ जो अद्वियात है उससे भी पानी में ना डाला जाए, ये उनकी जानब से अपील की गई है। लेकिन यहाँ पर जो मालिक फिश फार्म था उसे लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है, और इस वाले हवाले से उन्होंने सरकार से इस हवाले में आगे आकर उनकी मावनत करने की भी अपील की है। तो जहर पे त्रो डायरेक्ट जहर तो नमन को अटैक तीस का पता कहें टोटल ये गो सुबह बहुत कम से कम 9:30 पे 10:30 तक गो बहुत अटैक नमन नम घर दवा कर तो यप यह त्रावन यह आटवन भरान आब वाब तह पता यी वन पे दिन नजर हर कुन अत दवा वन यसान वन करी क्या इंसाफ तो भी क्या कर रही है विटनेसिंग दिस फिनोमिना, मतलब जो ये कंडीशन आ रही है जहाँ पर भी हमारी फार्मर्स है वहाँ पर मॉर्टलिटीज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं। जब मतलब ये तो सफ़ नगरी से स्टार्ट हो गया जो जनकपुरा में पड़ता है, क्योंकि जो भी ऑर्चर्ड प्लांटेशन में आजकल जो है इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो स्प्रे हो रहे हैं, साइपरमेथ्रिन है या दूसरी बहुत सारी की जो अकसाम है, या लेफ्ट ओवर जो बचता है या इसका कंटेनर बचता है ये पानी में नहीं धोना है, या कम से कम वो यूटेंसिल जो यूज़ करते हैं इसमें ड्रम करते हैं यूज़ या मशीनरी यूज़ करते हैं फिर वो सीधा धोते हैं इसी में, और उसी की वजह से कंटेमिनेशन जो आ रहा है मतलब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप कर रहा है फिश में, मतलब फिश बहुत सेंसिटिव है। पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ नुकसान मतलब अगर जितना भी हो सके। चलिए, माह रमज़ान शुरू क्या हुआ कि अब अलग अलग जगहों पर तहसीलदार साहिबान हो या अलग अलग मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हो, वो मार्केट चेकिंग का सिलसिला भी शुरू किए गए हैं। हालांकि पूरे साल ये डिपार्टमेंट्स नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आज तो बड़ी बात है कि ये आज मार्केट्स के अंदर दस्तयाब पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज अच्छा बल में मार्केट चेकिंग के दौरान दुकानदारों से मुतनबे किया गया है कि वो कीमतों को एतदाल पर रखें और साथ ही अपनी दुकानों में रेट लिस्ट भी आवेजा रखें। हमने अच्छा बल मार्केट की मार्केट चेकिंग की, दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया, उनके वहाँ रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं था, उस वजह से हमारे साथ म्यूनसिपलिटी के सेक्रेटरी साहब भी थे, आप भी साथ साथ चल रहे थे। आपकी वसादत से उनको आगे के लिए मैं वार्न करता हूँ कि वो रेट्स जो है खासकर रेट लिस्ट वो डिस्प्ले करें और रेट्स को एतदाल में रखें। तो यही मेरी उनसे गुजारिश है, और अगर कहीं पे लगा हमें कि ज़्यादा वायलेशन। चलिए बात करते हैं कैलीग्राफी की, और इसमें त्राल की एक जो बच्ची है उन्होंने इसमें अपना नाम जो है कमा लिया है। जुनूबी कस्बा त्राल के एक होनहार तालिबा ने मंडाला आर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और इस आर्ट में दुनिया का सबसे छोटा शिकारा बना दिया है, जिसको इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह भी मिली है, जिसकी वजह से न सिर्फ माहिरा शाह बल्कि इसका पूरा खानदान
खुशियां मना रहा है। माहिरा नामी इस लड़की का कहना है कि वो बचपन से ही आर्ट की दिलदादा रही है और हाल ही में जब इनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया तो वो खुशी से फूले न समाए। मैंने अपनी स्टडी MTI से ख़त्म करी है और मैं एक मंडला आर्टिस्ट हूँ। रिसेंटली मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आ गया है। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मंडला आर्ट में बनाया है। मैंने एक शिकारा बनाई थी, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट शिकारा, जो कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अप्लाई किया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जो परसों मेरा अब अप्रूव हो गया है और इंशाल्लाह विदिन 15 डेज़ मुझे उसका फल भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा। जी, मैं एक मंडला आर्टिस्ट हूँ। मैं मतलब मुझे ऑर्डर्स आते हैं, उसी से कस्टमाइज़ मैं करती हूँ ऑर्डर्स, और उसमें मैं कैलीग्राफी भी भरती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं मतलब मंडला में ही आर्ट करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे आर्ट को लुकआउट करे, मुझे आगे पहुँचाए, ताकि मैं इस आर्ट को, क्योंकि कश्मीर में अभी एक लड़की थी 2020 में, शायद अभी वो मतलब नज़र नहीं आ रही है क्योंकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा लड़कियों पे ध्यान नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस आर्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन नजर दे, मेरे इस मतलब आर्ट। जचलदारा हंदवारा के लोग पिछले कुछ दिनों से पानी की सप्लाई से महरूम हैं। जचलदारा के लोग कहते हैं कि मस्जिदों के अंदर भी अब वजू बनाने के लिए पानी नहीं है, घरों में पीने के लिए भी नहीं है, नहाने के लिए भी नहीं है। उनका कहना है कि उनका इलाका काफी पुश डाला गया है, कोई भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ژور دۄہ آب کنٹِنیو ژور دۄہ تِم اَسہِ چھا پتہ تِم چھا کران میٖٹِنگ، نہ چھا ٲس کران میٖٹِنگ، مگر آز چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ واریاہ تحصیلَس پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ تَتہِ تہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ۔ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ چھُ عظیٖم دۄہ، اَسہِ گٔے ژور دۄہ آز نہ آب آسنَس، کوٗتاہ چھِ أسۍ ترسان، ییٚتہِ درٛاے مسجد منٛز 20 تہٕ 50 نفر واپس ییٚلہِ نہٕ آب اوس کینٛہہ۔ مےٚ دَپان أسۍ چھِ گٔمٕتۍ، تَتہِ نَسا چھُنہٕ آب تہِ تراوان اَسہِ آرمی کینٛہہ، نہ بڑ بار چھُ گژھان، یَتھ چھِ لاپروٲہی کران، ڈپارٹمنٹ چھُ کران لاپروٲہی، سٮ۪ٹھاہ لاپروٲہی۔ بجلی منٛز تہِ یہِ چھُ عظیٖم دۄہ، ماہِ مُبارک عظیٖم دۄہ، اَمہِ منٛز چھِ أسۍ उधर कंगन सब डिवीजन में भी पानी को लेकर मकामी लोग परेशान हैं और मकामी लोग यही कहते हैं कि कुछ दिनों से यहाँ पर पानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर से जो कैनाल भी जा रही थे उससे बंद कर दिया गया है। इधर DDC कंगन ने सूरत हाल का जायजा लिया और फिल्ट्रेशन प्लांट और दूसरे जो कैनाल्स है उनका भी उन्होंने जायजा लिया और उनका कहना है कि उनके इलाके को पसपुश डाला गया है और महकमा जल शक्ति बार बार दावे तो करता है लेकिन ज़मीनी स्तर पर ना ही उन दावों का कहीं पर वजूद होता है और ना ही उन दावों में जो अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की बात की जाती है ना ही कोई असर होता है। जो हमें रमज़ान गिफ्ट मिला है जल शक्ति की तरफ से कि पानी नहीं है कल से यहाँ पे, इससे पहले हम कनाल पे भी गए थे, वो पूरी ड्राई है, वहाँ पे पानी कुछ भी नहीं है। जो इनकी मेहरबानी से है, PDC की मेहरबानी से है कि वो शट डाउन किया है इन्होंने, और वो भी सडनली बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी रमज़ान के मंथ में। तो उसके बाद हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी 5 चक्कर किए हैं, 5 बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात उठाई है कि अगर वो ठेकेदार जो 6 साल पहले टेंडरिंग हुआ था फिर उसने छोड़ दिया था तो उसकी रिटेंडरिंग क्यों नहीं हुई। हर किसी दरबार में, हर किसी मीटिंग में बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि जल शक्ति वाले के DPR रेडी है, DPR भेजा है, अभी अप्रूवल नहीं आया है। आखिर क्यों? ये क्या बात है कि डिले क्यों हो रहा है? ये अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वाटर रिजर्वायर्स है इनमें लीकेज हुई है, खुदा न करे ये बहुत ही बड़ा खतरा बन। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।